तो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। कल जो बात हुआ आपको मालूम चला कि एनिमल किंगडम को हम टोटल 11 फाइलम में बांटने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से। और जो फाइलम नंबर 1 होगा वो बहुत सिंपल टाइप का होगा, और जैसे जैसे हम फाइलम पे बढ़ते जाएंगे हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। और फाइनली हमारा जो 11th वाला फाइलम होगा वो कॉर्डेट वाला होगा, जिनके पास बैकबोन होगा, या हम कहेंगे नोटोकॉर्ड उनके पास हो। तो phylum number 1 to 11, now we should start. So the phylum number 1, that is the Porifera। आपने नाम भी याद किए होंगे, मैंने कल पूरा एक टेबल दिखाया था और आपने नाम भी याद किए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइलम नंबर 1, जिसका नाम है पॉरीफेरा। ठीक है, तो पॉरीफेरा जो है वो सबसे लोअर टाइप के एनिमल इसमें आते हैं। इनसे और ज़्यादा लोअर टाइप का एनिमल हो नहीं सकता। मल्टी सेलुलर तो हैं, ये कैसे हैं? सबके सब मल्टी सेलुलर हैं, और ये सब पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। और पानी में भी मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दे आर मेराइन। अब देखिए, नए नए शब्द आप सीखते जाइए। मेराइन का मतलब समुद्र के पानी में मिलने वाले, उनको हम मेराइन बोलते हैं। तो ये ऐसा कोई भी नहीं है जो जमीन पे पाया जाए, पानी के अंदर ही ये डूबे हुए पाए जाते हैं। और ज्यादातर जो मिलते हैं वो समुद्र के पानी में ही मिलते हैं। और इनका जो बॉडी होता है उसका लेवल, अगर हम बात करें बॉडी का लेवल, तो सेलुलर लेवल होता है। मतलब बॉडी में सेल तो बहुत सारी हैं, पर हर सेल अपना काम खुद करती रहती है। जैसे मान लीजिए मैं एक इस तरह की बॉडी बना रहा हूँ, ये सेल 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 अरेंज हो रही है, और ये सेल अरेंज होते 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 एक कुछ इस तरह की शेप बन गई है। तो ये अपने आप में एक एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा। और कुछ इन सेल को आपस में चिपकाने वाले फाइबर होते हैं जो इन सेल को बांध के रखने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सभी सेल इस तरह से बनी हुई हैं, सेल 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 इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है जैसे ग्रुप ऑफ सेल बन गया है। अब मैं अगर इसी को एक एनिमल बोल दूं, तो ये एनिमल जिसमें बॉडी लेवल सेलुलर है, हर सेल को अपना काम खुद करना है। यहाँ कोई वर्क डिवीजन नहीं पाया जाएगा। सेल को यहाँ ग्रुप करके काम करना अभी शुरू नहीं हुआ है। तो सेलुलर लेवल का बॉडी है, इसका सिमेट्री कोई पता नहीं हो सकता। इधर सेल ज़्यादा डिपॉजिट हो गई तो इसकी बॉडी कुछ ऐसे बन जाएगी, इधर सेल ज़्यादा डिपॉजिट हो गई तो बॉडी कुछ ऐसे बन जाएगी। मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में कहीं से हम बांट ही नहीं सकते। तो हम इसको कहेंगे कि इसका सिमेट्री कैसा होगा? एसिमेट्रिकल होगा। जितने भी इसमें एनिमल आने वाले हैं वो सब एसिमेट्रिकल होंगे। इनका सिमेट्री कोई भी ऐसा जगह नहीं है बॉडी में जहां से दो इक्वल पार्ट में बांट सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनके अंदर आखिर इन सभी सेल को बांधने का काम कौन करता है। तो पॉरीफेरा, थोड़ा सा उसका नाम बाद में मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक और भी इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। अगर इन सेल को हम देखें तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जैसे एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ऐसे नहीं लगता कि इन सेल के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, कुछ स्पेस है, जहाँ अगर इन इसको इसकी बॉडी को अगर आप दबाएंगे, पिचकाएंगे, तो जस्ट लाइक जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज, आपने सोफा पे गद्दी जब लगाते हैं स्पंज वाली, उसको दबाते हैं, पिचकाते हैं तो पिचक जाता है। ठीक ऐसे ही इनकी बॉडी भी स्पंज के जैसी होती है। अगर आप इसको दबाएंगे, पिचकाएंगे, तो चूंकि सेल जो है वो लूजली पैक्ड है, काफी स्पेस उनके बीच में मौजूद है,
तो स्पंज के जैसे ये एनिमल होते हैं, इसलिए पॉरीफेरा को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पॉन्ज एनिमल। स्पंज एनिमल बोलते हैं इसको। और ये जो कुछ फाइबर हैं जो इसकी बॉडी में इन सेल को आपस में चिपकाने का काम करते हैं, वो एक्चुअली सेल जो होती है, सेल से कुछ फ्लैजेला जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, उन्हीं से ये सेल आपस में चिपकी हुई रहती है। और उन फाइबर्स को बोलते हैं हम स्पॉन्जिन फाइबर। उन फाइबर को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। ठीक है। तो सभी स्पंज के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं जो सेल को आपस में होल्ड करके रखते हैं, और सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है, और कॉमन नाम हो गया स्पंज। तो स्पॉन्जिन फाइबर, स्पंज इनका नाम है, इसलिए फाइबर का नाम भी क्या हो गया? स्पॉन्जिन फाइबर, जो स्पंज को बनाने में हेल्प करते हैं। पॉरीफेरा की सभी सेल स्पॉन्जिन फाइबर के कारण ही एक दूसरे से आपस में चिपकी हुई पाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये चूंकि पूरा बॉडी किसमें है? पानी में डूबा हुआ है। ठीक है। अब पानी में डूबा है तो देखिए यहाँ पे जो सेल है, इन सेल के बीच में कुछ छोटे छोटे स्पेस हैं। सेल के बीच में क्या है? स्पेस है। और इन स्पेस से इसकी बॉडी में पानी अंदर आता है और इन इन स्पेस से मूव करते हुए यहाँ पहुँचता है। थोड़ा सा अगर मैं इसको डायग्राम को थोड़ा ढंग से बनाऊं तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जैसे ये सेल 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 सेल, इस तरह से ये सेल बनी हुई है। इधर भी मान लीजिए ये सेल है। तो इनकी बॉडी में एक्चुअल में चूंकि पानी में डूबे हैं, और स्पंज को अगर आप पानी में डुबाएंगे तो क्या होगा? वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी में जो ये सेल है, यहाँ से पानी एंटर करता है, और ये हर सेल के चारों तरफ पानी मौजूद होता है। मैं ये कह सकता हूँ हर सेल के चारों तरफ क्या है? हर सेल पानी में डूबी हुई है इस तरह से। तो ये ऐसे लगता है जैसे एक कोई स्पंज है ये, और इस स्पंज के अंदर ये मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये आपका स्पंज जैसा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसकी बॉडी में बिटवीन द सेल बाहर का पानी लगातार अंदर आता है, और अंदर आकर इस कैविटी में पानी पहुंच जाता है फाइनली। यहाँ पे क्या है? कैविटी है। अब इस कैविटी को, चूंकि ये स्पंज है इसलिए इसको नाम दे दिया स्पंजोसील। स्पंजोसील, ध्यान देना ये बॉडी कैविटी नहीं है जिसे हम सीलोम बोलते हैं। ये वो सीलोम नहीं है। सीलोम कब बनेगी? जब मीजोडर्म स्प्लिट होगा। मीजोडर्म स्प्लिट होगा तो या तो सीडोसीलोम बनेगा या ट्रूसीलोम बनेगा। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक आएगा तब हम बात करेंगे सीलोम की। ये तो एक नॉर्मल जस्ट एक कैविटी जैसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने स्पंज की कैविटी है, स्पंजोसील इसको बोल दिया। यहाँ जगह जगह से पानी आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे एक नहर का पानी यहाँ से आ रहा है, एक नहर यहाँ से आ रही है, एक नहर यहाँ से आ रही है। पूरे बॉडी में जस्ट लाइक स्पंज जगह जगह से पानी आ रहा है बिटवीन द सेल। तो इसके अंदर ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसमें बॉडी की हर सेल, हम कह सकते हैं कि वो पानी में डूबी हुई यहाँ दिखाई देती है। हर सेल के चारों तरफ पानी होता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिस्टम काफी काम करता है इस स्पंज की बॉडी के अंदर। काम क्या करता है? आप देखिए यहाँ से पानी जा रहा है। अब इस पानी के अंदर अगर फूड मौजूद है तो ये सेल क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब कर लेगी ना, डिफ्यूजन करके। अगर इस सेल को कुछ चाहिए तो इस पानी में जो कुछ भी मौजूद है वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर हर सेल के चारों तरफ पानी का इस तरह से फ्लो बना रहेगा तो ये एक तो फूड एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी, मतलब न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी। दूसरा, रेस्पिरेशन भी आसानी से कर पाएंगी सेल, क्योंकि पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन यूज कर लेगी
और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से छोड़ देगी, गैस एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस कर सकता है। तो हम जनरल बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन में हेल्प होता है, न्यूट्रिशन में हेल्प होता है, और एक्सक्रिएशन भी सेल आसानी से कर सकती है। बस उसे क्या करना है, हर सेल को अपना जो भी वेस्टेज है उस पानी में छोड़ देना है और पानी उसको लेके जाएगा। जब स्पंज और सील में पानी आ जाएगा तो एक छोटा सा ओपनिंग होता है ऊपर, वहां से पूरा पानी बॉडी का बाहर निकलता रहता है। पूरे बॉडी में जगह जगह से पानी आता रहता है, आता रहता है, लेकिन एक बड़ा पोर है जिससे पानी पूरा बॉडी का बाहर जाता रहता है। इस पोर को हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ये नाम थोड़ा याद रखने हैं। इस पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम, जिससे पानी बाहर निकलता है। और ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर जो हैं, ऐसे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं जहां से पानी बॉडी में एंटर कर रहा है, इन छोटे छोटे पोर को हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया तो बहुत सारे हैं, जितनी बड़ी बॉडी है उतनी ही ज्यादा ऑस्टिया आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ये लेयर नहीं होती, केवल सेल 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 सेल, और कोई भी दो सेल के बीच में छोटा छोटा पोर तो दिखाई देगा आपको। तो ऑस्टिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऑस्कुलम केवल एक होता है। बॉडी के अंदर पानी जो एंटर करता है वो ऑस्टिया से करेगा, और जो पानी एग्जिट करेगा वो ऑस्कुलम से करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर पानी का डायरेक्शन आखिर ऐसे कैसे फिक्स होता है कि इधर से एंटर करना है और इधर जाना है। ठीक है, तो ये मैं एक दोबारा से फिर से बना दिया इस तरह से, और इसके अंदर एक कैविटी जैसा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे बहुत सारी सेल पाई जाती हैं स्पेशल, और ये जो सेल होती हैं इन सेल में फ्लैजेला जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है यहाँ पे। ये जितनी भी सेल है उनमें, और ये मान लीजिए बाहर वाली भी सेल है, कुछ अंदर भी हो सकती है, ये सेल में एक फ्लैजेला जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है इस तरह से, और ये फ्लैजेला हिलता रहता है। तो इन सब के पास फ्लैजेला 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 जैसे लगे हुए हैं, और इन फ्लैजेला को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिदम करके ये हिलाते हैं, और हिलाते तो पानी का फ्लो उधर का ही बढ़ने लगता है इस तरह से, और ये पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाहर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो सेल हैं जो बॉर्डर लाइन पे खास तौर पे पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं, स्पेशल नाम है इन सेल का कोएनोसाइटिक सेल। इनको क्या बोलते हैं, कोएनोसाइटिस सेल, कोएनोसाइट बोलते हैं, कोएनोसाइट्स। तो coinocytes cells help to move water in a particular direction. Actually, water will enter inside the body through the ostia, and it will be released out from the body through the osculum. तो ऑस्टिया है, और खास तौर पे ये जो सीलिया जैसी सेल है, ये कुछ मान लीजिए यहाँ से फूड जा रहा है, यहाँ से फूड जा रहा है, तो ये अगर सीलिया यहाँ पे मौजूद है तो ये सीलिया न्यूट्रिशन लेने में भी हेल्प कर सकता है। तो खास तौर पे इसका फंक्शन हम बात कर सकते हैं, टू गेट द फूड, न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं कॉइनोसाइट सेल, और वाटर के मूवमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल कहानी हो गई कि आखिर स्पंज टाइप के एनिमल कैसे होते हैं, सबसे लोअर टाइप के हैं। नंबर 1 में बात करूंगा तो बॉडी का लेवल सेलुलर होगा, नंबर 2 एसिमेट्रिकल होंगे, नंबर 3 इनके अंदर कॉइनोसाइट सेल पाई जाएंगी, नंबर 4 यहाँ पर इनको कॉमन नाम स्पंज दिया गया है। तो इस तरह से ये बहुत सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए अभी स्पंज के बारे में। अब कुछ जो बातें और छूटी हैं वो भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं और स्पंज हमको समझ में आएगा। तो कॉमन नाम हो गया स्पंज, एसिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी का लेवल सेलुलर है, वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, और वाटर कैनाल सिस्टम जो हेल्प करता है वो नंबर 1 न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, नंबर 2 रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, नंबर 3 एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है। वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। पूछा जाएगा जब आप 11 फाइलम कंप्लीट कर लेंगे, पूछा जाएगा किस फाइलम के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो आंसर आना चाहिए उस वक्त पोरीफेरा के अंदर। और ये जो कॉइनोसाइट सेल है
ये भी पूछा जाता है कॉइनोसाइट सेल किस फाइलम में पाई जाती हैं। तो जहां वाटर कैनाल सिस्टम होता है वहीं पर तो कॉइनोसाइट सेल पाई जाएंगी। ऑस्टिया और ऑस्कुलम की कहानी समझ में आपको आ गई। और स्पॉन्जिन फाइबर इसकी बॉडी को बांध के रखने का काम करता है, सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये जो एनिमल है स्पॉन्ज टाइप का, मान लीजिए कुछ इस तरह से जो भी है, हम इसका शेप कोई फिक्स नहीं कर रहे, एक ऑस्कुलम होगा, बाकी ऑस्टिया इसके बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है। अब हम बात करें कि ये अगर रिप्रोडक्शन करेगा, नए स्पंज बनाएगा तो कैसे करेगा। तो ये चूंकि लोअर एनिमल है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासतौर पे हम बात करें फ्रेगमेंटेशन ये कर लेता है, जैसे कि प्लांट करते हैं। अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट टूट कर चला जाए तो जाने के बाद ये किसी भी सरफेस से जाके चिपक जाता है और एक नया स्पंज बना लेता है इस तरह से। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। हालांकि ये जो स्पंज की सेल है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं, और एक ही स्पंज मेल गैमीट भी बनाता है और फीमेल गैमीट भी बनाता है। और जब एनिमल, खास तौर पे हम बात करेंगे, जब एनिमल मेल और फीमेल दोनों गैमीट अगर अकेला इंडिविजुअल अगर बनाए तो बायोलॉजी में इसको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। ये शब्द आपके लिए नया होगा, याद कर लीजिए, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल किस एनिमल को बोलेंगे? एक ऐसा एनिमल जो मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमीट खुद बनाने की पावर रखता हो। सिंगल इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमीट, दे विल बी कंसिडर्ड एज हर्मेफ्रोडाइट। ये केवल एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द हर्मेफ्रोडाइट। प्लांट में तो हम यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस, डायोसियस कह के काम चलाते हैं। एनिमल में हमको हर्मेफ्रोडाइट शब्द यूज करना होगा। अब बात करते हैं, चूंकि ये जो आपके स्पॉन्ज हैं ये पानी में पाए जाते हैं, तो पानी में क्या ये चिपके हुए किसी सरफेस से पाए जाएंगे या फ्री स्विमिंग तैरते हुए पाए जाएंगे? तो एक शब्द आता है सिसाइल। सिसाइल का मतलब किसी भी सरफेस से चिपके हुए ये पाए जा सकते हैं, और एक फ्री मूवमेंट इनमें देखने को मिल सकता है। तो स्पंज खास तौर पे वैसे एक सरफेस से चिपके हुए ही पाए जाते हैं। हाँ, कोई भी एक रॉक सरफेस है और रॉक सरफेस के ऊपर ये आपके इस तरह से स्पंज लगे हुए हैं, और ये जनरली एक गुच्छे से में एक कॉलोनी टाइप में इस तरह से पाए जाते हैं। इनका यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा शानदार वीडियो दिया है। और उसमें क्या करते हैं, ये चूंकि पानी में डूबे हैं तो यहाँ पर एक पानी के अंदर इंक डालते हैं, एक कलर, ब्लू कलर का या जो भी एक कलर डालते हैं, और वो कलर का पानी इसके छेदों में होते 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 बाद में वो कलर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है ऐसे। बहुत अच्छा वो वीडियो लगता है यूट्यूब पे, क्योंकि वो एक पायरेटेड प्रॉब्लम है पायरेसी का। मैं यूट्यूब आपको अभी लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, बाद में आपको दिखा दूंगा। तो एक एक्टिविटी उसमें एक साइंटिस्ट क्या करता है, समुद्र के अंदर जाकर इसमें यहाँ एक कुछ कलर वाली एक केमिकल डालता है, और वो केमिकल इसकी बॉडी में मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा, और मूव करते करते फाइनली वो यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है। बड़ा अच्छा लगता है वो वीडियो देखने। तो आप स्पंज भी देखिएगा, यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो सर्च कीजिएगा कि स्पंज कैसे होते हैं और उनके अंदर ऑस्टिया और ऑस्कुलम कैसे काम करते हैं। तो हर्मेफ्रोडाइट आपको समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन जनरली इसका सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल हो सकता है, और ज़्यादा हमको डिटेल नहीं पढ़ना। हमारा मेन फोकस है कि फाइलम के फीचर्स क्या हैं, फाइलम का कॉमन नाम अगर कोई है तो वो याद रखना है, और फाइलम के जो एग्जाम्पल हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए। आखिर पॉरीफेरा जो फाइलम नंबर 1 है, इसमें कौन कौन से एनिमल हमको याद रखना चाहिए, कौन कौन आता है? तो 3 नाम यहाँ आप लोग याद कर लीजिए। एक है साइकॉन, एक है साइकॉन, इसको हम साइफा बोलते हैं जनरल भाषा में, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम है साइकॉन। दूसरा है आपका स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में मिलता है, समुद्र के पानी में ना मिलकर ये कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है। तो फ्रेश वाटर पॉरीफेरा
है आपका स्पॉन्जिला। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए, इसको तो भूलने का आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसका नाम है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ऊपर वाले तो अपना आप याद हो सकते हैं, चले जाएंगे, लेकिन ये तो याद करना है। क्यों? क्योंकि यू स्पॉन्जिया को हम कॉमन भाषा में जो बोलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसे हम बोलते हैं बाथ स्पंज। जैसे बाथरूम में हम स्पंज के ऊपर साबुन लगा के अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, ऐसे ही इस स्पॉन्जिया जो एनिमल है, ये एनिमल जो सरफेस पे लगा होता है रॉक वगैरह की सरफेस पे पानी के अंदर, कई बार जो जैसे नहाने जाते हैं समुद्र के अंदर या उसके किनारे पे या जहाँ पे ये मिलता है, तो वहाँ से इसको तोड़ लेते हैं नीचे सरफेस से, और इसमें साबुन लगा के आप बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम रख दिया बाथ स्पंज। बाथ स्पंज के जैसा ही होता है, लेकिन ये एनिमल है, ध्यान देना। ये एनिमल ऐसे है जो एक सरफेस से चिपके ही रहते हैं, खासतौर पे मूव नहीं करते जैसे बाकी के एनिमल करते हैं। तो एक ही जगह पे ये लगे रहते हैं, इनको हम सिसाइल बोलते हैं। सिसाइल मतलब एक ही जगह पे चिपके रहने वाले। आप थोड़े से ये शब्द भी याद करते चलिए, आपके बड़े काम आएंगे। सिसाइल ये होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं, और इस तरह से आपकी पोरीफेरा की कहानी खत्म होती है। अगर आप जब हम 11 फाइलम पढ़ेंगे, 11 फाइलम के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज नॉन एज बाथ स्पंज, तो आंसर आना चाहिए बाथ स्पंज। बोले तो ये जाता है पोरीफेरा में, और पोरीफेरा में हमको आंसर मिलना चाहिए यू स्पॉन्जिया। इस तरह से हमको हमारे एग्जाम्पल अभी से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है, ताकि आने वाले टाइम में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपकी नीट एग्जाम में, इसलिए क्लासिफिकेशन में हर एक फाइलम का जो यूनिक फीचर होता है वो आपको याद होना चाहिए, और उसके जो एग्जाम्पल स्पेशल वाले हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज एक पहला फाइलम हम लोग कंप्लीट कर पाए, नाम था पोरीफेरा। थोड़ा सा आज समय कम मिला, कल हम कम से कम 2 या 3 फाइलम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास तो यहीं रोकना पड़ेगा।